हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आप सब इस समय पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत है उस संस्कृत व्याकरण में अनुवाद। आज आप पढ़ेंगे अनुवाद। अनुवाद में आप ये समझिए कि अनुवाद किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के पहले उसमें विचार करना चाहिए कि अनुवाद किसे कहते हैं। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों या आवश्यकता अनुसार रूपांतरित कर देना ही अनुवाद कहलाता है। इसी प्रकार अन्य भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में रूपांतरित कर देना ही संस्कृत अनुवाद कहलाएगा। जैसे मोहन पढ़ता है, यह वाक्य हिंदी हुआ कि मोहन पढ़ता है, और संस्कृत में इसको हम बोलेंगे मोहनः पठति। सभी भाषाओं में भाव प्रकाशन का माध्यम वाक्य ही होता है। कर्ता और क्रिया वाक्य रूपी भवन के दो दृढ़ स्तंभ होते हैं। अतः कर्ता और क्रिया का संबंध सुदृढ़ होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। ये संस्कृत में यद्यपि शब्दों के क्रम में उलटफेर करने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी अनुवाद की सरलता के लिए संस्कृत के वाक्यों का क्रम भी हिंदी के समान ही कर सकते हैं। पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया। संस्कृत में कोई भी शब्द विभक्त रहित नहीं प्रयुक्त होता। इसकी क्रियाओं में लिंग भेद नहीं होता। तीनों लिंगों में क्रिया समान हो सकती है। अब अनुवाद करने के कुछ आवश्यक नियम होते हैं। जैसे वचन, संस्कृत में बताया था रूप पढ़ाने के समय कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने होते हैं? तो बच्चों वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन एक वस्तु के लिए, द्विवचन 2 वस्तु के लिए, और बहुवचन 2 से अधिक वस्तुओं के लिए। इसी प्रकार बच्चों पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, जिसके विषय में बात कही जाए। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए। उत्तम पुरुष, जो बात को कहता है। मतलब आपको पहचान बता रहे हैं कि प्रथम पुरुष की पहचान क्या है? जिसके विषय में बात कही जाए। मध्यम पुरुष की पहचान जिससे बात कही जाए, और उत्तम पुरुष की पहचान होती है जो बात को कहता है। अर्थात प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, जिसको हम हिंदी से कहते हैं वह, वे दोनों, वे सब। फिर मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। हिंदी का प्रयोग होता है तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मैं या हम दोनों, हम सब। इस प्रकार से बच्चों 3 पुरुष होते हैं। प्रत्येक पुरुष तीनों वचनों में होते हैं। क्रियाओं के रूप भी पुरुषों के आधार पर ही चलाए जाते हैं। प्रत्येक क्रिया के 9 रूप उदाहरणार्थ होते हैं। 9 रूप बताया था ना। जैसे आपने लट लकार में पढ़े तो 9 रूप पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में भी 3। 3 कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से 9 रूप हो जाते हैं। अब बच्चों देखिए कर्ता किसे कहते हैं? अब हम कर्ता को कैसे समझेंगे? तो क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया, अब जैसे वो जाता है, अब क्रिया हो रही जाने की। अब इसमें आप प्रश्न करिए कौन जाता है, तो उत्तर मिलेगा वो जाता है। या सुरेश जाता है, तो आप प्रश्न करेंगे कौन जाता है, तो उत्तर मिलेगा सुरेश जाता है। इस प्रकार से बच्चों कर्ता की पहचान होता है। कर्ता की पहचान, कर्ता
अब कर्ता आप किसे कहेंगे? कर्ता समझ पहचानने के लिए है, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त हो वही हमारा कर्ता है। आप इसको नोट्स ज़रूर बनाएं। आप अपने जो हम पढ़ा रहे हैं अनुवाद करने के नियम को आप भली भांति अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा, आपको अनुवाद करने में सरलता मिलेगी, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर ऐसे ही समझा देंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए आप एक एक चीज़ को, छोटी सी चीज़ को आप समझते चलें। अब क्रिया क्या है? तो कर्ता तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है। अगर आप इसमें कहेंगे कि सीता क्या करती है, आप उत्तर मांगिए सीता क्या करती है, उसकी क्रिया समझ में आएगी ना कि सीता गाती है कि रोती है कि हंसती है कि चलती है कि खेलती है। ये समझ में तब आएगा जब आप सीता से प्रश्न करेंगे। तो सीता क्या करती है, तो आप उत्तर आ जाएगा कि सीता गाना गाती है। तो जहाँ पर जिससे क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब आता है काल। काल क्रिया के 3 प्रमुख काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल आप जानते हैं, जिससे चालू समय का बोध हो वो वर्तमान काल कहलाता है और संस्कृत में इसे लट लकार कहते हैं। भूतकाल जिससे बीते समय का बोध होता हो वो भूतकाल है, इसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। भविष्य काल जिससे आने वाले समय का बोध हो वो भविष्य काल होता है, जिसको हम लिट लकार का प्रयोग, लिट लकार से संबोधित करते हैं, अर्थात संस्कृत में लिट लकार बोलते हैं। अब बच्चों, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में क्रिया के ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, और नपुंसकलिंग जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध न हो, अर्थात वो न स्त्री हो न पुरुष हो, अर्थ तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। अब इसमें आता है कारक। अनुवाद करने में कारक का बहुत ही योगदान रहता है। तो बच्चों, हमने आपको शब्द रूप याद कराते समय बताया था कारक। कारक की संख्या होती है 6, विभक्तियों की संख्या होती है 7। अब कारक 6 क्यों होते हैं? आप पढ़ते तो हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो फिर 6 कैसे हुए? बताया गया था कि 6वें नंबर की विभक्ति में जो कारक पड़ता है, जिसको हम संबंध बोलते हैं, वो कारक की श्रेणी में नहीं आता, उसे हम कारक नहीं कह सकते। अब कर्ता प्रथमा ने, कारक की पहचान के लिए बहुत सुंदर उदाहरण लिखिए। सीता ने गीता को डंडे से खीर के लिए
कमरे से निकाल कर चौराहे पर पीटा। सीता ने गीता को डंडे से खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पीटा। अब सीता ने, आपने ने देखा, ने हमारा प्रथमा विभक्ति का है और इसमें कौन सा है, कर्ता। फिर गीता को कर्म, यहाँ पर हमारा कर्म का प्रयोग। फिर डंडे से में हमारा संप्रदान करण का प्रयोग, जो तृतीया विभक्ति में आता है, से के द्वारा, डंडे के द्वारा। तो डंडे से खीर के लिए चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक आ जाता है। फिर कमरे से निकालकर अर्थात अलग करके, कमरे से अलग करके, तो कमरे से निकालकर पंचमी विभक्ति अपादान के लिए। फिर अधिकरण निकाल कर चौराहे पर, में पे पर, चौराहे पर, ये हो गया सप्तमी अधिकरण। तो आपने देखा एक ही अनुवाद में सभी हमारे कारक समाहित हो गए। क्या कारक थे? सीता ने गीता को डंडे से खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पीटा, अर्थात सभी कर्म आ गए। और हमने आपको एक दोहा भी बताया था, आपको सरल तरीका, कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है में पे पर अधिकरण, संबोधन है भो, अरे याद करो व्याकरण। तो आपको इस तरह से पढ़ने पर आप सरल पड़ेगा। अब आपने यह बना लिया, आपके संपूर्ण कारक इसमें निहित हो गए। इसे आप नोट कर सकते हैं। कर्ता प्रथमा ने कर्म द्वितीया को करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए अपादान पंचमी से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पे पर, संबोधन है भो। तो ये हो गया आपका कारक। बच्चों क्या हुआ? कारक। इसके बाद में आप नियम देख रहे होंगे। नियम में लिखा हुआ है, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। कर्तृवाचक में कर्ता में प्रथमा होती है और प्रथमा विभक्ति का रूप लिखा जाता है, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर नियम नंबर 2, जब वाक्य में दो कर्ता होते हैं, च से जुड़े होते हैं, तब क्रिया द्विवचन की होती है। जब वाक्य में दो कर्ता वा से जुड़े हों, तब क्रिया द्विवचन की ना होकर एक वचन की ही होगी। जब वाक्य में दो से अधिक कर्ता चा से जुड़े होते हैं, तब क्रिया बहुवचन की होती है। और जब वाक्य में दो से अधिक कर्ता वा से जुड़े होते हैं, तब भी क्रिया एक वचन की ही होती है। चा वा अथवा आदि अव्यय हैं,
हिंदी में ये शब्द जिस शब्द के पहले आते हैं संस्कृत में उसी शब्द के पहले अनुवाद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए बालक पढ़ता है, बालकः पठति, बालिका पढ़ती है, बालिका पठति, फल गिरता है, फलं पतति, वो पढ़ती है, सा पठति, आप जाते हैं, भवान गच्छति, आप लिखती हैं, भवती लिखति, दो लड़के जाते हैं, बालकौ गच्छतः, छात्र पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति। हमने आपको बताया कर्ता जब जुड़े होते हैं चा से, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। अब कर्ता कौन है? राम और कृष्ण। लगता है ना कि राम और कृष्ण दोनों पढ़ते हैं, तो राम के साथ कृष्ण बैठकर पढ़ाई कर रहा है, यह अनुभव किया जाता है। तो रामः कृष्णः चा क्या हो जाएगा अनुवाद में? रामः कृष्णः चा। अब क्रिया हमारी कौन हुई? राम और कृष्ण दो। जैसे वह दोनों पढ़ते हैं तो भी वह दोनों के लिए क्रिया का प्रयोग वही आएगा, और राम और कृष्ण, सीता और रीता, रमेश और सुरेश, इस प्रकार से जो दो कर्ता बनकर आए तो चा लगाने के बाद पढ़ते हैं तो पठति पठतः, तो क्रिया हमारी क्या बन जाएगी? पठतः। राम और कृष्ण पढ़ते हैं। लेकिन यदि इस पर आ जाए राम अथवा कृष्ण जाता है, राम अथवा कृष्ण जाता है, या राम या कृष्ण जाता है, तो राम या कृष्ण जाता है, राम या अर्थात राम जाएगा, नहीं तो फिर कृष्ण जाएगा। अब दोनों में से कोई एक ही जाएगा, इसलिए इसमें हमेशा वा का अर्थ होता है अथवा। अथवा में से होता है दो में से कोई एक। चा का मतलब होता है साथ, उनके साथ में, तो वो भी मिल गया। तो अब रामः कृष्णः वा गच्छति, इस पर हमारा गच्छतः का रूप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गच्छति हमारा एक वचन है और ऊपर अनुवाद में बताया गया राम अथवा कृष्ण जाता है। समझ गए? अब इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, राम कृष्ण और मोहन लिखते हैं, रामा कृष्णा मोहनस् लिखन्ति। राम या कृष्ण अथवा हरि जाता है, रामः कृष्णः हरिः वा गच्छति। दो छात्र पढ़ते हैं तो छात्रौ पठता, दो लड़कियां हंसती हैं, बालिके हंसतः। आप लोग बोलते हैं, भवन्तः वदन्ति। आप लोग देखती हैं, भवत्यः पश्यन्ति, इत्यादि रूप अनुवाद बनते हैं। तो बच्चों, आपको अनुवाद करने का सरल तरीका हम एक और बता दें। जैसे आप लिखें, वो विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। अब इसके तीन रूप बनाओ, वह दोनों, वह सब। वह दोनों विद्यालय जाती हैं, फिर वह सब विद्यालय जाती हैं। इसके बाद में तुम विद्यालय जाते हो, तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम सब विद्यालय जाते हो। इसके बाद मैं विद्यालय जाता हूँ, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, हम सब विद्यालय जाते हैं। इस प्रकार से सिर्फ लट लकार अर्थात वर्तमान काल के लिए 9 अनुवाद आपके तैयार हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आपके 5 लकार हैं, 5 लकारों में से आपके 45 अनुवाद एक दिन के लिए तैयार किए जा सकते हैं। और सरल तरीका भी है, कोई कठिनाई नहीं है। जब आप 45 अनुवाद एक दिन में 1 घंटे में करेंगे तो सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग करना है। आप अनुवाद को बदल सकते भी हैं। वो विद्यालय जाता है, आप इस तरह से लिख सकते हो कि रमेश खेलता है, सुरेश हंसता है, बच्चे खेलते हैं,
इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग आप कर्ता और क्रिया के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग करना और बदल सकते हो। अब नौ रूप बना लो कि वो विद्यालय जाता है, फिर इसके बाद में नौ चेंज कर दो। तो इस प्रकार से बच्चों हिंदी में अनुवाद बहुत सरल सरल आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। और हाँ, ज़्यादातर अनुवाद आपके डेली रूटीन वाले पूछे जाते हैं, जैसे विद्या विनय से बढ़ती है, विद्या विनयन वर्धते। तो इस प्रकार आपके पाठ में जो हमने पढ़ाया, प्रश्नोत्तरी करवाई, जो आपका गद्यांश पद्यांश पढ़ाया, उसके अंतर्गत भी अनुवाद ले लिए जाते हैं। तो आप कोशिश करें, हल करें। जहाँ भी आपको कोई कठिनाई महसूस हो, समझ में ना आ पा रहा हो, तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। अब कह दो पूछने का सही तरीका या पूछने के लिए सही समय, तो बच्चों आप कमेंट करना। हम जब आपका कमेंट देखेंगे कि नहीं हाँ आप कमेंट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर हमारी ज़रूरत फिर से है, तो हम पुनः थोड़ा सा समय, थोड़ा थोड़ा करके आपको समय दे सकते हैं। आज से हमारी कक्षा 10 की हिंदी के अंतर्गत आने वाली संस्कृत समाप्त होती है। बच्चों जितना भी आपको इस गर्मी की छुट्टियों में अध्ययन करवाया, अपना समय दिया और इससे आपको लाभ मिल पा रहा है, तो आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अपनी प्रगति बनाए रखें, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ते रहें। यह हमारा सभी को आशीर्वाद है। और कोशिश यही करें कि निरंतरता बनाकर अपनी पढ़ाई का अध्ययन करें। निरंतरता में बहुत ताकत होती है। आप निरंतरता से पढ़ाई करेंगे। अब जैसे हमने अनुवाद आज पढ़ा दिया, अब हमने पढ़ा दिया 20 मिनट में, 25 मिनट में आपकी क्लास हो गई, और इसके बाद आपने पढ़कर छोड़ दिया तो नहीं आएगा समझ में। भले ही आप डेली 9 अनुवाद करें, 9 से कम मत करना, 9 10, 9 संख्या हमारी बहुत अच्छी मानी गई है, तो 9 अनुवाद करें, प्रतिदिन करें। कम से कम अभी स्कूल का रूटीन आने में 15 दिन का समय लग जाएगा, और यदि आप 15 दिन इसका अभ्यास कर रहे हैं, घर में 15 मिनट दे रहे हैं और 15-20 मिनट हिंदी के लिए, हिंदी में संस्कृत के लिए दे रहे हैं, आपको 15 से ज़्यादा नंबर हिंदी की संस्कृत दिला देगी। और जब डेली करेंगे तो आपको ये सारी नियम, सारे जानकारी आपको मिल जाएगी, और स्वयं में आप इतने स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि आपको यदि कोई ब्लैक बोर्ड में भी बुलाकर अनुवाद कराएगा तो कर सकेंगे। तो बच्चों अब हम आप सबसे अपनी वाणी को विदा करते हुए यहीं से विराम दे रहे हैं। और ये मत समझना कि हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं या हमारे लाइक नहीं हमको मिलते तो हम वीडियो बनाना या आप लोगों को उत्साहवर्धन देना कम कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे संस्कृत को कठिन समझकर छोड़ रहे हों वो छोड़ें मत। आप संस्कृत के लिए न सही, ठीक है आपको संस्कृत कम लग रहा है, लेकिन हिंदी के लिए कम से कम जागो। अब हिंदी के लिए जो संस्कृत है उसको तो कम पढ़ो। अब हिंदी छोड़ दोगे तो भले ही आप अंग्रेजी में बहुत अच्छे हों, लेकिन हिंदी हमारी और संस्कृत हमारी जननी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसको हम राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। राजभाषा ने हिंदी को अपनाया है, तो आप इसको मत छोड़िए। हिंदी आपकी भले ही जननी नहीं है, लेकिन मातृभाषा है। मातृ मतलब आपकी माँ के द्वारा बोली गई। आपने जब भी जन्म लिया होगा, आपकी माँ ने आपको ये नहीं कहा होगा कि इंग्लिश से आपको पूछे कि बॉय या गर्ल, यही पूछा होगा कि बिटिया है। तो आप इस हिसाब से समझिए कि आपके घर में आपकी माँ, आपके परिजन सब हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी मत छोड़ना। और हिंदी
हमें तो संस्कृत बहुत ही प्रिय है और सरल लगती है। आपको कहीं भी कठिनाई महसूस हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। चलिए बच्चों, अब हम आज कक्षा 10 के बच्चों से विदाई लेते हुए पुनः मिलेंगे आपके बुलाने से। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। सब बच्चों को नमः संस्कृताय। जय माता दी, जय हिंद।